अच्छा, तो इसमें हम डिस्कस ये कर रहे थे कि हमारे पास एक सिस्टम था, उसको रूट लोकस के थ्रू हमने उसका रूट लोकस ड्रॉ किया। तो एक पोल ये जो पिंक कलर में आपको शो हो रहा है, ये -2 के ऊपर आ रहा है, और एक उसका पोल -10 के ऊपर आ रहा है। ये आपने पहले भी मोटर का ट्रांसफर फंक्शन भी देखा था कि -2 और -10 के ऊपर थे लैब्स वगैरह के अंदर। अच्छा, होता क्या है रूट लोकस के अंदर कि जो पोल्स होते हैं वो एक दूसरे से अवे जाते हैं, पोल्स अवे जाते हैं। और ज़ीरो, जब ज़ीरो की बात आए तो ज़ीरो के अंदर जो रूट लोकस होता है वो इनवर्ड होता है, यानी कि ज़ीरो की तरफ होता है और पोल से चलता है। ज़ीरो पे ख़त्म होता है और पोल से चलता है। सो इस पोल ने इधर को मूव करना शुरू किया, इस पोल ने इधर को मूव करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से अवे जा रहे थे। और एक ऐसा पॉइंट आया रियल एक्सिस के ऊपर, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ, पहले मैं ड्राइंग को ख़त्म कर देता हूँ। ये एक मेरे पास पोल था -2 के ऊपर और एक -10 के ऊपर था। तो फिर ये एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ से ये ब्रेक अवे हो गए, इन्होंने रियल एक्सिस को छोड़ दिया। और ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। सपोज अब यहाँ पे इतना विजिबल ही मैं सपोज करता हूँ कि वैसे मैं रफ आइडिया के तौर पर ले रहा हूँ, मैं इसको कह देता हूँ कि फॉर एग्जांपल -6 है ये पॉइंट पूरा प्रॉपर कैलकुलेट होता है, चैप्टर नंबर 8 के अंदर गिवन है कि कैसे dk/ds करके, यानी कि जो k की वैल्यू होती है dk/ds करके आप गेन का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू s, और उसमें आप फिर s को फर्दर सिग्मा सपोज कर लेते हैं, क्योंकि s के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं और सिग्मा एक रियल कंपोनेंट होता है, क्योंकि आप x एक्सिस की बात करें। तो वहाँ पर एग्जैक्ट जब उसको आप ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव जब ज़ीरो होता है, जो कि कैलकुलस के अंदर टूल्स होते हैं कि मिनिमा या मैक्सिमम जो पॉइंट है वो खैर आप फाइंड आउट करें, तो उससे हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्टली ये लाइंस कहाँ पर एक दूसरे रियल एक्सिस को छोड़ेंगी। तो ये पॉइंट हमें एग्जैक्ट पता चल सकता है। ये मैंने एक दफ़ा वैसे एज अ रफ लिख लिया कि ये -6 है, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है -2 और -10 के पॉइंट। तो ये जो पोल्स ऊपर को जा रहे हैं, ये देखिए ऊपर एक ऊपर को मूव करने लग गया, नीचे को दो, इसलिए लाइंस बन गई क्योंकि पोल्स भी दो थे। और एक और चीज़ को अगर आप ऑब्जर्व करें तो अब जो पोल्स की वैल्यू है, ये अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो अब वो रियल वैल्यू नहीं है। अब वो कौन सी वैल्यू है? अब वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। अब वो कोई ना कोई रियल भी है और कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स यानी कि इमेजिनरी भी है। ये भी जो वैल्यू है यहाँ पर भी कोई जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है, इसको मैं इस तरफ भी ले आता हूँ, ये यहाँ पर भी कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू यानी कि रियल प्लस इमेजिनरी। तो यहाँ से मैं एक आइडिया ये ले रहा हूँ कि रूट लोकस मुझे ये बता रहा है कि जैसे जैसे मैं गेन को मूव करता हूँ। अच्छा, को एक और बात आपको बताऊँ कि ये पोल्स यहाँ पर चल के कैसे आया, ये पोल इधर से इधर को चलना कैसे शुरू कर दिया। अदरवाइज पोल आपने देखा एक -2 और एक -10 पे पड़ा हुआ, तो लॉजिक नहीं बनती कि पोल चलने शुरू हो जाए। ठीक है, तो पोल मूव बेसिकली क्यों करें? आप जब गेन को मूव करते हैं, जब के को मूव करेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 के अंदर गिवन, तो जब आप के को मूव करते हैं, रूट लोकस का मतलब ये है कि बाय वेरिंग द गेन, आप गेन को वेरी कर रहे हैं और उससे रूट्स जो हैं वो वेरी हो रहे हैं, और रूट्स जिस जिस रास्ते से गुजर के जा रहे हैं वो रास्ते को ही आप रूट लोकस कह रहे हैं। यानी कि गेन के वेरी करने से रूट्स बेसिकली क्या, डिनोमिनेटर के पोल्स, जो रूट्स का रास्ता बनता है गेन को वेरी करने से, उस रास्ते की तस्वीर बनाना ग्राफिकली, उसको आप रूट लोकस कह रहे हैं। सो ये अब जो पोल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। अब मैं अगर कहना चाहूँ तो मुझे आप बताएं कि आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा होगा कि जो दो पोल्स रियल हों और डिफरेंट हों वो कौन सा सिस्टम होता है। सिस्टम की 3-4 टाइप्स पढ़ी थी कि रियल पोल हो और डिफरेंट हो। रियल 100 टाइम। नहीं, अच्छा, एक आपने पढ़ा था रियल हूँ और पोल्स की सेम लोकेशन पे पड़े हों, रियल हूँ और एक ही पॉइंट पे पड़े हों क्रिटिकली। ठीक है, और रियल हूँ और डिफरेंट हो, तो इस चीज़ को ज़रा जाके वेरीफाई कर लीजिएगा। वो माइट बी ओवर डैम्प्ड का आपने सिनेरियो पढ़ा था जिसके अंदर रियल पोल है और दोनों डिफरेंट हो, और एक आपने पढ़ा था जिसके अंदर रियल भी है और इमेजिनरी वैल्यू भी, कॉम्प्लेक्स पोल है, वो कौन सा था? और फिर एक और आपने चीज़ पढ़ी थी जिसके अंदर आपने ये कहा था कि दोनों इमेजिनरी के ऊपर लाई करें। इमेजिनरी के ऊपर अगर दोनों लाई करें वो कौन सा होता है? अनडैम्प्ड होता है। तो खैर यहाँ से ये जो अभी फ़िलहाल मैंने पिक्चर आपके सामने बनाई हुई थी, ठीक है,
ये जो आपको नज़र आ रही थी, उसमें ये कि जब वो रियल पे रह रहा है उसकी टाइप कुछ और है, ठीक है। जब वो रियल पे रह रहा है उसकी टाइप कुछ और है। जब उसने रियल को छोड़ा है और कॉम्प्लेक्स में चला गया उसकी टाइप कुछ और है। और अगर वो कॉम्प्लेक्स पे जाके ओरिजिन के ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर देता है उसकी टाइप कुछ और है। तो इनडायरेक्टली यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर सिस्टम की टाइप्स डिफरेंट है उसका रिस्पॉन्स भी डिफरेंट होगा, ठीक है। सो यहाँ से आपको क्या आइडिया हो रहा है कि सिस्टम के अगर आप गेन को चेंज करते हैं उसके पोल्स चेंज हो जाते हैं, उसकी सारा सिनेरियो उसका बदल जाता है। तो यहाँ से एक और चीज़ भी सामने आती है कि अगर आपको अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ लेनी है, अगर अपनी मर्ज़ी का कोई रिस्पॉन्स लेना है तो आप गेन को वेरी करके सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है उसको आप जो है वो वेरी कर सकते हैं। इसमें किसी को इशू तो नहीं है बात होगी। जैसे जैसे मैं गेंस को मूव करूँगा, मेरे पोल्स अगर मूव हो रहे हैं तो रियलिटी के ऊपर उनके ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। कभी पोल्स ज़ीरोज़ के ऊपर हैं, कभी पोल्स रियल एक्सिस के ऊपर हैं, कभी पोल्स इमेजरी के ऊपर जा रहे हैं। मैं वैसे बुक के अंदर से आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, जिसको आप अंडर डैम्प्ड का सिनेरियो कह रहे थे, मैंने आपको बताया था कि वो आपके पास कौन सा सिनेरियो, ओवर डैम्प्ड का। दोनों पोल्स थे और दोनों रियल हैं। ओवर डैम्प्ड का सिनेरियो ये ग्राफ बन रहा है जिसमें आपके पास कॉम्प्लेक्स हैं, अंडर डैम्प्ड का सिनेरियो है, ठीक है। रियल भी आ रहा है, इमेजिनरी भी आ रहा है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ को याद रख लिया करें ना, क्योंकि आपके पास आपने 4 चैप्टर पढ़ा है, उसके अंदर क्या उसको कहते हैं, इमेजिनरी कंपोनेंट्स बीच में हैं, ऑसिलेशंस भी हैं, फिर रियल कंपोनेंट्स उन इमेजिनरी कंपोनेंट्स के ऑसिलेशन को ख़त्म कर रहे हैं, तो वो अंडर डैम्प्ड का सिनेरियो बनता है कि ग्राफ थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है। ये जब प्योरली इमेजिनरी अनडैम्प्ड है, क्रिटिकल डैम्प्ड है, तो आप ये अगर ग्राफ्स के ऊपर भी देखें, पोल्स के ऊपर भी देखें, तो जब आप इनके रिजल्ट्स निकालेंगे, इनके आंसर्स निकालेंगे, कोई मार्जिनली स्टेबल पे आ रहा है, कोई अनस्टेबल पे आ रहा है, कोई स्टेबल पे आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, पोल्स अगर आप उसके मूव करते हैं। और ऐसे भी हो सकता है कि आप पोल्स, आप गेन को मूव करें, रूट लोकस दाखिल हो जाए राइट हाफ प्लेन पे, सिस्टम अनस्टेबल हो गया, ठीक है। सो रूट लोकस ने प्रॉपर आपको एक आइडिया दे दिया। यही काम आप चैप्टर नंबर 6 के अंदर करते हैं। अगर किसी ने राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया अगर पढ़ा हो चैप्टर नंबर 6 के अंदर, तो वो बता रहा था कि अगर फर्स्ट कॉलम के अंदर नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितनी है, जिसको आप इनिशियली क्या करते हैं, लेफ्ट हाफ प्लेन पे स्टेबल है, राइट पे है तो अनस्टेबल है। राउथ क्राइटेरिया चैप्टर नंबर 6 में बता रहा था कि आपके पास पहले कॉलम के अंदर नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितनी, साइन की तब्दीलियाँ कितनी, जितनी साइन की चेंजेस होंगी उतने पोल्स राइट ऑफ प्लेन पे होंगे। तो ये हमें एनी हाउ एक कंप्लीट एक पिक्चर दे रहा है कि गेन को वेरी करने से रूट किधर किधर जा सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? सर ये स्क्रीन मेरे इंटरनेट का इशू है या सर विजिबल नहीं है सर? स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अच्छा, वो परसेंटेज ग्राफ शो हो रहा था। नहीं, वो मुझे ये लगा कि मैंने शेयर कर दिया। ये मैं पिक्चर के इसको देख के बता रहा था ना, क्योंकि आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था तो आप लोगों ने उसका आंसर गलत किया था। ये अभी आपके पास जो सिनेरियो है, फॉर एग्जांपल ये देखें, दोनों रियल पोल्स हैं और डिफरेंट लोकेशंस पे पड़े हुए हैं। तो आपकी तरफ से कि जवाब आया था किसी का, वो अंडर डैम्प्ड का आया था। मैंने आपको कहा था कि ओवर डैम्प्ड का सिनेरियो है। अंडर डैम्प्ड के केस में क्या होता है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं। अनडैम्प्ड के सिनेरियो में क्या है कि प्योरली इमेजिनरी है, ऑसिलेशंस जो है वो ना कम हो रही ना ज़्यादा हो रही है, नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। और क्रिटिकल डैम्प का आपको बताया था कि दोनों अगर एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं तो क्रिटिकल डैम्प। और ये खैर इनके रिस्पॉन्सेज हैं, ग्राफ्स हैं, किस तरह का बन रहा है। अब आप ये देखें, इसका बिहेवियर कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका बिहेवियर कुछ और है, इसका कुछ और है। तो ये चैप्टर नंबर 6 के अंदर भी आपने देखा था, एक एग्जांपल थी माइट बी 6.9 स्टेबिलिटी के ऊपर, कि अगर आप गेन की क्या रेंज रखें तो सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है। तो
वो आपको सारी चीज़ें बता रहा था कि कैसे कैसे आपने पोल्स को मूव करना है, क्योंकि राइट हाफ प्लेन में नहीं जाना, लेफ्ट हाफ में रहना है। अगर रहना है तो क्या है, अब इनके फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज के आंसर डिफरेंट हैं, और ये पूरे आंसर डिफरेंट होने का मतलब क्या है कि पूरा फोर्थ चैप्टर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ट्रांजिएंट रिस्पांस, वो डिफरेंट है। जिसको आप ओवरशूट कह रहे हैं, जिसको आप सेटलिंग टाइम कह रहे हैं, राइज कह रहे हैं, इसका टेबल बना हुआ ना कि आईडी को ले लो, सेकंड डिजिट ऑफ अपने लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ आईडी या लास्ट 3 डिजिट ऑफ आईडी, जैसे भी मेंशन है डॉक्यूमेंट में कि इतना ओवरशूट आना चाहिए, इतना ये चीज़ें आनी चाहिए। तो ये सारा एक ओवरऑल आपको एक पिक्चर बताई जा रही कि पोल्स वगैरह मूव कैसे करते हैं। और इवेंचुअली आपने भी देखा है कि स्टेबिलिटी हो, ट्रांजिएंट रिस्पांस हो या स्टेडी स्टेट एरर्स हो, वो आप जो सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन है उसके थ्रू ही उसको फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें ये तो हमें रूट लोकस बता रहा है कि चीज़ें किधर किधर जा रही हैं। अब इसमें एक और मज़े वाली बात जो कि बताने के लिए प्रीवियस डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया था, मैं वापस जाता हूँ लैब मैनुअल के ऊपर फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर अब आपको चीज़ की समझ आएगी कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये ओवर डैम्प था, और ओवर डैम्प था चलता आया, ये इस पॉइंट पे आके आप ओवर डैम्प नहीं रहा, इस पॉइंट पे क्या हो गया, अंडर डैम्प का सिनेरियो बन गया आपके पास। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये कैसे बन गया। इसका मतलब ये है कि इसमें एक वैरायटी मौजूद है। एक गेन को अगर आप यानी कि वेरी करें तो हम सिस्टम के जो पोल्स हैं उनको मूव कर सकते हैं, उसके सिस्टम की टाइप भी चेंज हो सकती है। और अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर ड्रा करता हूँ एक इसी के ऊपर ही, और ये मेरे पास ओरिजिन के ऊपर है ये चीज़। यहाँ पे मैं एक पोल बनाता हूँ, ठीक है, और 2 पोल्स हैं फॉर एग्जांपल, और इधर 2 ज़ीरोस पड़ी हुई हैं, एक इधर पड़ी हुई है और एक इधर पड़ी हुई। यहाँ से फॉर एग्जांपल रूट लोकस आता है, वो यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ से रूट लोकस दाखिल होता है, वो भी इसको मीट कर देता है। अब ये पॉइंट बता रहा है कि ये रूट लोकस बना, तो ऐसा कौन सा पॉइंट आया कि उसने इमेजिनरी को क्रॉस किया, और ऐसा कौन सा पॉइंट आया कि जिससे पहले पहले आपके रूट लोकस की जो तस्वीर बन रही थी वो लेफ़्ट हाफ प्लेन पे थी, और ऐसा कौन सा पॉइंट है कि जिस पे आपकी पिक्चर अब इमेजिनरी पे बन रही है, और ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पे आपकी पिक्चर राइट में दाखिल होगी। तो राइट में दाखिल होना उसको अनस्टेबल कर रहा है, इमेजिनरी को क्रॉस करना उसको मार्जिन स्टेबल कर रहा है, और लेफ़्ट हाफ प्लेन पे रहना उसको स्टेबल कंसिडर कर रहा है। तो यहाँ पर एक बड़ी ज़रूरी चीज़ सामने आती है कि गेन की रेंज क्या होगी फॉर द स्टेबिलिटी, गेन की रेंज क्या होगी फॉर द अनस्टेबल सिस्टम, और गेन की रेंज क्या होगी फॉर मार्जिनली स्टेबल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैल्यू क्या से क्या रखें। ये लिमिटेशंस हैं बेसिकली कि आपने क्या कर। तो चाहे आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा या नहीं पढ़ा, एक दफ़ा आप चैप्टर नंबर 6 की एग्जाम्पल 6.9 को रीड आउट कीजिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे आपको आइडिया हो रहा है। तो ये बड़ा एक ज़रूरी पॉइंट है कि आप वैसे तो फाइंड आउट करते रहते हैं कि ये स्टेबल है अनस्टेबल है, ये खैर मैटर नहीं करता। मेन चीज़ ये है कि जब आपके पास वेरिएबल्स हों, जब आप गेन्स को यूज़ करें, तो आपको आइडिया हो कि यार कौन सी ऐसी मैंने वैल्यू रखनी है कि सिस्टम मेरा अनस्टेबल ना हो, या क्या उसको कहते हैं मार्जिन स्टेबल ना हो, स्टेबल रहे। फिर ये है कि समटाइम सिस्टम जो होते हैं जब आप उनका रूट लोकस ड्रॉ करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो अनस्टेबिलिटी की तरफ तो जा ही नहीं रहे, वो भी पिक्चर से हमें आइडिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा रूट लोकस जो है वो दाखिल ही नहीं हो रहा होता राइट हाफ प्लेन पे। तो जब राइट हाफ प्लेन पे रूट लोकस दाखिल ही नहीं हो रहा तो फिर ये क्वेश्चन ही डेफिनेट सी बात नहीं है कि गेन की क्या वैल्यू रखें तो उसके लिए क्या होगा। तो ये खैर बड़ी ज़रूरी चीज़ें। अब थोड़ा सी इस बात की तरफ डिस्कस करते हैं कि लेट से फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मेरे पास एरर्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाएं, स्टेडी स्टेट एरर्स लेट से ज़ीरो हो जाएं, और वो ज़ीरो इस वजह से होंगे कि अगर आप यूनिट स्टेप इनपुट यूज़ करें तो मैं पोल जो है उसको मैं ओरिजिन पे ले आऊँ, और ये पोल ओरिजिन पे जो ओरिजिनल सिस्टम के आपके पास पोल्स वगैरह हैं वो तो आपने पहले से ड्रॉ कर लिए, वो पहले से मौजूद हैं। आप क्या करते हैं, कंपनसेटर का जब आप एक ब्लॉक यूज़ करते हैं या किसी कंट्रोलर का ब्लॉक यूज़ करते हैं तो आप देखते हैं कि वो एक अजाफी चीज़ होती है, और आप उसका कोई ना कोई ट्रांसफ़र फंक्शन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर PID इन्वॉल्व किया था तो उसके अंदर KP एक इजाफी चीज़ थी, KI भी था, KD भी था। इनको अगर छोड़ भी दें तो और जो चीज़ों की तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूँ उसके अंदर आपने डेरिवेटिव लिया S, ऐसे चार्जर पे एक आपने डेरिवेटिव बीच में यूज़ किया S, ठीक है, वो डेरिवेटिव है। अगर आपने इंटीग्रल यूज़ किया है तो इंटीग्रल जो है वो 1/s है,
तो अगर 1/s को आप थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें तो 1/s बेसिकली होता क्या, वो पोल एट ओरिजिन ही नहीं होता 1/s। और 1/s से क्या मुराद है कि s 0 पे s इज इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर में जो चीज़ होती है वो क्या होता है, पोल होता है। ये तो कॉन्सेप्ट है कि 1/s का मतलब ये है कि पोल एट ओरिजिन। सारे बच्चों से क्वेश्चन है कि 1/s का आइडिया है कि 1/s का मतलब है कि पोल एट ओरिजिन अगर मैं ड्रॉ करूँ एस प्लेन के अंदर, या नहीं आइडिया? नहीं सर, अभी पता लगा सर। यस सर, पता है सर। ठीक है। और अगर मैं s की बात करूं कि s क्या है, तो s क्या है, s 0 एट ओरिजिन है। सिंपल, अगर किसी चीज़ का यस सर। ट्रांसफर फंक्शन हो s, ठीक है, tf इज इक्वल टू s, तो s का मतलब क्या है कि न्यूमिनेटर है s, और s को अगर आप उसके रूट्स निकालें तो s इज इक्वल टू 0 ही आएगा। तो सिंपल s का मतलब ये है कि ये 0 एट ओरिजिन है, 1/s का मतलब है ये पोल एट ओरिजिन है। तो ठीक हो मैं गया। एक बात ये कर रहा था बीच में, अगर आपको इनपुट पता हो और फॉर एग्जांपल वो यूनिट स्टेप इनपुट हो, तो आप बीच में जो एरर्स हैं उनको रिमूव करने के लिए मेरे पास अगर कम से कम एक पोल ओरिजिन पे पड़ा हो, तो मेरे पास जो स्टेडी स्टेट एरर हैं वो 0 आ जाएंगे। इस पे मैं बुक की हेल्प से चैप्टर नंबर 7 से कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। अब आप सामने बुक आपको नज़र आ रही है, मैं यहाँ से यहाँ पर अगर आप देखें, ये आपके सामने डिफरेंट टाइप की इनपुट्स आ रही हैं। उसने बताया भी हुआ चैप्टर के अंदर। फॉर एग्जांपल ये यूनिट स्टेप इनपुट है, ट्रांसफर फंक्शन देखिए 1/s है, इसका कुछ और मतलब डिफरेंट सी बात है। ये देखिए रैंप इनपुट है, कब यूज़ होती है, इस तरह किसका बनता है, और कांस्टेंट वेलोसिटी अगर चाहिए, डिपेंड करता है कि आपके पास प्रैक्टिकल चीज़ क्या, सिनेरियो क्या है, 1/s स्केयर बनता है। अगर पैराबोलिक को इस तरह से, तो वो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए यूज़ होती है, 1/s आपके पास क्यूब है, ठीक है। अगर कांस्टेंट पोजीशन चाहिए तो उसके लिए हम एक कांस्टेंट पोजीशन के ऊपर उसके लिए हम यूनिट स्टेप यूज़ करें। तो ये तो खैर प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि आप इनपुट्स किस टाइप के ले रहे हैं। क्योंकि मैं एक बात ये भी पैरेलल में कर रहा था कि आप एक स्पेसिफिक इनपुट के लिए, क्योंकि पहले इनपुट फिक्स होती है, आपको पता है किसी भी सिस्टम पे काम करना है तो यार इनपुट इज़ फिक्स्ड, आपको पता है कि किस टाइप के आप इनपुट दे रहे हैं, क्या रेफरेंस है, तो दैट इज़ फिक्स्ड। उसके बाद फिर आपने देखना है। और फिर एक और चीज़ है, उस सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो भी फिक्स्ड है। सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फिक्स्ड है, आपको पता है। लेट्स से अगर मोटर है तो यू आर फुली फेमिलियर, आपको पता है उसकी इनपुट क्या होगी, उसका आउटपुट क्या होगा, उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है। हाँ, ये हो सकता है कि जो डिज़ाइनर कह रहा है वो चीज़ें ना आ रही हैं, जो डिज़ाइनर स्पेसिफिकेशंस कह रहा है वो स्पेसिफिकेशंस मीट ना कर रही हूँ, तो फिर उसके लिए आप कंपनसेटरी यूज़ करते हैं। लेकिन इनपुट फिक्स है, फॉर एग्जांपल आउटपुट फिक्स है, नो डाउट। अगर रेफरेंस आपने वेरी भी करना है तो स्टिल जब वेरी करना है, फॉर एग्जांपल मैं 1000 अगर एंटर करता हूँ या 1 करता हूँ या कुछ और करता हूँ, तो वंस आई हैव एंटर्ड अब वो फिक्स है, और मैं उसको पहले से प्री प्रोग्राम्ड के थ्रू एक स्पेसिफिक वैल्यू पे चला रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं बार बार आऊँ और उसको चेंज कर रहा हूँ। ओके जी, तो ये मेरे पास इनपुट, ये इस तरह का सिनेरियो जो होता है वो फिक्स सिनेरियो है हमारे पास। ये उसने प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल भी बताए हैं कि कांस्टेंट अगर वेलोसिटी के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये यहाँ पे बना भी दिया है कि आउटपुट एक 2 है, एक 1 है, उसके पास सिस्टम्स होंगे, उसने आउटपुट ड्रॉ करने की कोशिश की। अब ये अगर यूनिटी अगर आप चाह रहे हैं तो ये अगर आप देखें तो आउटपुट जो 1 है वो जाके प्रॉपर उसको मिल गई, उसमें कोई एरर नहीं है। इसमें अगर आप देखें तो ये फ़र्क है, आउटपुट 2 के अंदर एरर्स हैं, आउटपुट 1 इवेंचुअली जाके मिल गई है, इस पॉइंट के बाद जाके मिल गई है। फिर यहाँ पे डेफिनेशन आएगी, डेफिनेट सी बात है कि सेटल कब हुआ है कब नहीं हुआ, वो भी चीज़ें हैं। तो इवेंचुअली आपके पास ये एरर्स की बातें हैं। खैर ये तो हमें वैसे भी पता है, अगर ना नहीं भी ये कोई चीज़ पड़ी हुई तो ये स्टूडेंट्स को पता होता है कि अगर वो चीज़ प्रॉपर मीट नहीं कर रही तो उसके अंदर एरर्स आ रहे हैं। अब खैर इसके अंदर उसने एक उसका फॉर्मूला दे दिया कि अगर आप टाइम जैसे इन्फिनिटी को अप्रोच करें, अगर आपने देखना है कि एरर्स क्या हैं, तो आप जो सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन है
उसकी आपको चीज़ बता दी गई है। अगर उसको ये बेसिकली मेन फार्मूला होता है बाय डिफ़ॉल्ट के अगर जैसे जैसे टाइम ज़ीरो इन्फिनिटी को अप्रोच करे एरर्स क्या आएंगे, तो उसके लिए फार्मूला की लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस इंटू आर एफ एस इज योर इनपुट। अगर स्टेप है तो 1/s आ जाएगा, 1/s स्केयर आ जाएगा। दूसरी केस में रैम के केस में, पैराबोलिक के केस में 1/s क्यूब आ जाएगा। तो ये वेरी कर सकती है आर एफ एस, दैट इज़ योर रेफरेंस। 1 प्लस जी एफ एस, जी एफ एस क्या है कि बेसिकली अगर आप क्लोज लूप सिस्टम है तो जो क्लोज लूप सिस्टम के अंदर फीडबैक की मैं बात नहीं कर रहा, वैसे जो आपके पास फॉरवर्ड ब्लॉक होता है जी एफ एस, आपको पता है फीडबैक को जब सॉल्व करते हैं तो एक जी एफ एस होता है और एक एच एफ एस होता है। एच एफ एस फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन होता है और जी एफ एस सिंपल फॉरवर्ड ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन होता है। तो ये वो क्वेश्चन है जी एफ एस, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। सो आप करेंगे क्या बेसिकली कि आर एफ एस को जब मैं वेरी करूँगा मेरे पास सिनेरियो डिफरेंट बनते जाएंगे। तो खैर डेफिनेट सी बात है, मैं पूरे चैप्टर के अंदर तो नहीं जा रहा। सो उसने आर एफ एस को जब पुट किया तो आपके पास ये सिनेरियो बन रहा है 1/1 प्लस लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो जी एफ एस। अगर इसी चीज़ को आप जो हैं वो रैम्प इनपुट के तौर पे कंसिडर करें तो डिफरेंट सिनेरियो बन जाएगा। इसी केस के अंदर पैराबोलिक 1/s क्यूब को अगर एंटर करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये इक्वेशन बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या बता रही होती हैं आपको कि ये एरर ज़ीरो कब होंगे, इस चीज़ का आंसर मेरे पास ज़ीरो तब होगा जब डिनोमिनेटर के अंदर इन्फिनिटी आ जाए। समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। डिनोमिनेटर के अंदर अगर इन्फिनिटी बन जाए तो मेरे पास एरर का आंसर ज़ीरो आ सकता है। और अगर डिनोमिनेटर के अंदर इन्फिनिटी नहीं बनता, कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो 1/सम कांस्टेंट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आंसर, तो वो फिर कोई ना कोई एरर आ रहा होगा, कोई फाइनाइट एरर होगा मेरे पास। तो अब ये अप्रोच होती है हमारी। अच्छा जी, अगर आप इसको देखें ना, ये कोई क्वेश्चन है समहाउ एक s+2 कोई जीरो पड़ी हुई है, s+3 s+4 कोई पोल पड़ा, वैसे ही आपके पास क्वेश्चंस होते हैं। ये जी एफ एस है बेसिकली आपके पास। तो ये मुझे इसको देख के ना आइडिया हो रहा है कि इसके अंदर प्योर इंटीग्रेटर कोई नहीं है, यानी कि 1/s कोई नहीं है इसके अंदर। प्योर इंटीग्रेटर का मतलब क्या है कि प्योर ऐसा कोई पोल मौजूद नहीं है जो कि ओरिजिन के ऊपर हो। अच्छा, इसका अगर खैर उसने सॉल्व किया, इसका आंसर आ गया 5/21, कोई ना कोई आंसर आ रहा होगा स्पेसिफिक। उसने जब रैम्प इनपुट ली तो उसका आंसर आ रहा है इन्फिनिटी, इन्फानाइट। पैराबोलिक लिया तो इन्फानाइट। यानी कि उसके यहाँ पे मैं अगर इसको एनालिसिस करूँ तो ये कुछ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं एक यूनिट स्टेप इनपुट लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और मेरे पास कोई भी पोल ओरिजिन पे नहीं होता और कुछ ज़ीरोज़ हैं और कुछ पोल्स हैं, तो मेरे पास कोई ना कोई एरर आएगा फॉर एग्जांपल। अब मैं एक और सिनेरियो देखता हूँ, यही यूनिट स्टेप इनपुट थी और यहाँ पे गौर कीजिएगा इसके अंदर एक एस है 1/s, प्योरली एक कंपोनेंट मौजूद है जो कि ओरिजिन के ऊपर मौजूद है। और इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से जब आपने इसको सॉल्व किया, खैर मुझे तो उसमें लॉजिक आइडिया है, आपका आंसर आ गया ज़ीरो। ये मुझे ये चीज़ बता रहा है, क्योंकि साथ ज़रा ये पूरा चैप्टर पढ़ के ये मैंने चीज़ अखज़ की हुई है। और जब मैं कंपनसेटर को या पीआईडी को या इंटीग्रेटर को पढ़ रहा था तो ये चूँकि मुझे बात पता थी, तो जब वो बात चैप्टर नंबर 9 के अंदर मैं पढ़ रहा था तो मुझे बात की लॉजिक की समझ आ रही थी कि बैकएंड पे वो कह रहा है। तो वो यहाँ से ये कहता है कि ये 1/s को बेसिकली आप देखें तो पहले भाई ये इंटीग्रेटर है, इंटीग्रल है। पीआईडी के अंदर जो आई होता है ये वो है, और अगर एक एरर आया वो एरर उसी तरह प्रोपोर्शनल हो के आगे जा रहा है। जो एरर वैसे ही आए और आगे गुजरा उसको आप प्रोपोर्शनल कह रहे हैं। और अगर उसके साथ आप कोई इंटीग्रल मल्टीप्लाई कर दे तो वो पी आई बन जाता है, प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल। और अगर डी भी लगा दे तो प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव का जब कम्बिनेशन आएगा तो वो पी आई डी बन जाता है। तो यहाँ से मैं ये नतीजा अखज़ कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम हो जिसके अंदर कम से कम एक पोल एट ओरिजिन हो, एक पोल एट ओरिजिन हो और यूनिट स्टेप इनपुट हो, तो मेरे पास एरर ज़ीरो हो जाते हैं। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि यार अगर मेरे पास एरर्स आ रहे हैं और एरर्स को मैंने एलिमिनेट करना है तो मैं खुद से एक पोल ऐड कर दूँ, और वो पोल मैं ऐड कर दूँ ओरिजिन के ऊपर। तो ये मुझे चैप्टर 7 के स्टेडी स्टेट एरर ने बताया था, जो कि पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि एनालिसिस करना हो या डिज़ाइन करना हो तो तीन बेसिक चीज़ें हैं,
सारा चैप्टर 4 यूज़ कर लें तो वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। एरर के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन यूज़ करें, चैप्टर 7 यूज़ कर लें। स्टेबिलिटी अनस्टेबल देखना है, रूट लोकस को यूज़ कर लें, 8 चैप्टर को यूज़ कर लें, 6 को यूज़ कर लें, राउट को यूज़ कर लें। तो कुछ स्टेबिलिटी के ऊपर हैं, कुछ ये अब डिज़ाइनिंग के ऊपर अगले मरहले की बात है। तो इसने मुझे बता दिया, और लेट से मेरे पास ये जो पोल आ रहा है ओरिजिन के ऊपर, इसने मुझे बता दिया कि अगर भाई आपको एरर 0 करने तो आप उसके ऊपर अगर मेरे पास रैम्प इनपुट हो तो कम से कम फिर मुझे एक पोल ओरिजिन पे ही चाहिए होगा, फिर मुझे कम से कम नीचे 1/s स्क्वायर चाहिए होगा, और अगर इसी तरह पैराबोलिक है तो नीचे 1/s क्यूब चाहिए होगा। वो खैर डिफरेंट सिनेरियो है। अब अगर मैं ये वाले जो पोल्स हैं, अब आपको पता है अगर मैं इसको ओरिजिन पे नहीं लेता, प्योरली ये 1/s अगर नहीं होता तो मेरे पास आंसर प्योरली 0 नहीं आएगा। ऊपर आपने देखा, ऊपर वाली एग्जांपल के अंदर ये क्वेश्चन था, बस 1/s ऐड नहीं किया था तो आपके पास आंसर आया था 5/21 शायद, और वो कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू थी। तो अभी आपको ऊपर मैंने ग्राफ भी दिखाया था, अक्सर आप लैब्स में भी करते हैं कि फुली वो लाइन मीट नहीं कर रही होती, उसके अंदर कोई ना कोई एरर होता है। तो एनी अगर हमने उसको रिमूव करना हो तो हम जो PI मेरे पास कंट्रोलर है उसको अगर मैं यूज़ करूँ तो मेरे पास एरर्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उसके अंदर अगर प्योरली एक वो आइडियल उसको आप कह रहे थे कि प्योरली ओरिजिन पे लगा दिया। अगर मैं इस 1/s की जगह लिख दूँ 1/s प्लस 0.1, तो ये मैंने एक ऐसा पोल ऐड किया जो कि s इज इक्वल टू -0.1 पे। तो ये खैर आप फुल ओरिजिन पे नहीं रहा, ये ओरिजिन से थोड़ा सा दूर हो गया, तो इसका आंसर फुल 0 नहीं आएगा, इसके कुछ ना कुछ एरर्स होंगे बीच में। तो खैर ये बीच में कंपनसेटर्स वगैरह का रोल होता है कि बीच में कंपनसेटर जो है वो किस तरह से रोल प्ले कर रहे होते हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं क्या नहीं करते। साफ ज़ाहिर ये पूरा एक स्टडी से डेफिनेट सी बात आता है, और CP के अंदर या लैब्स करवाने के अंदर ये सारी चीज़ें या उसके 15 सॉलिड मार्क्स रखने के ऊपर एक पूरी एक उसके पीछे एक लॉजिक होती है कि जब आप डेफिनेट सी बात चीज़ें तो मौजूद है ना, यानी कि बुक मौजूद है, हैंड नोट्स मौजूद हैं, उसको स्टडी करेंगे तभी डेफिनेट। और अगर सारा कुछ बता दें तो वो दैट इज़ जस्ट अ सम सॉर्ट ऑफ ऑर्डिनरी असाइनमेंट, वो कोई ख़ास काम नहीं है। इसके पीछे CLO PLOs हैं, यानी कि हमने ये क्लेम करना है या आपने ये क्लेम करना है कि आप डिज़ाइनिंग के या इस तरह की चीज़ों के काबिल हैं, तो वो डेफिनेट सी बात है एफर्ट से और सीखने से आएगा। अगर एक वैसे न्यूमेरिकल उठा के दे दे ये 15 नंबर का, और किसी बुक से उठा लूँ जिस बुक का आपको नहीं पता, आप नेट पर डालें उसका सोल्यूशन ले लें, तो वो तो कोई आपने कोई काम नहीं सीखा। तो ना ही हमको क्लेम कर सकते हैं किसने कुछ सीखा, और ना ही आप क्लेम कर सकते। तो चीज़ें डिफरेंट होती। सम टाइम बड़ा काम अगर लिया जा रहा है तो उसके पीछे मकसद जो होता है ना वो बैक एंड पे पड़ा होता। अब इसी चीज़ को अगर ये कंट्रोलर्स वगैरह, चूँकि ये रूट लोकस में भी अक्सर वर्ड देखते हैं, PID वगैरह का दूसरी चीज़ों में भी देखते हैं, इसको अगर मैं ये डिज़ाइन है वाया रूट लोकस में, फॉर एग्जांपल इसका ये जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे उसका टाइटल भी कुछ वैसा ही था। अब एक और चीज़ भी ज़हन में आ रही है कि अगर मैं उसके ऊपर पोल ऐड करता हूँ ओरिजिन के ऊपर, तो ओरिजिनल सिस्टम क्या थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा नहीं होगा, ये भी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, इसने ये रूट लोकस को बनाया हुआ कि ये 2 पोल्स आए थे और ये इमेजिनरी को क्रॉस कर गए। तो इस पॉइंट के ऊपर जब इन्होंने इमेजिनरी को क्रॉस किया तो ये कौन सा गेन का पॉइंट है, और गेन कैसा कौन सा पॉइंट है कि ये इधर दाखिल हो गया, और गेन कैसा कौन सा पॉइंट है कि वो लेफ़्ट हाफ प्लेन पे रह रहा है। तो गेन को वेरी करने से खैर उसके जो रूट्स हैं वो वेरी करें। आपने देखा कि एक पॉइंट आपने लिया हुआ A, एक पॉइंट लिया हुआ फॉर एग्जांपल B, अगर A आप देखें तो वो रूट लोकस के ऊपर लाई कर रहा है, अगर पॉइंट B देखें तो वो रूट लोकस के ऊपर लाई नहीं कर रहा। और ये पॉइंट्स का भी मुझे पता चल जाता होता है, चैप्टर नंबर 8 के अंदर है कि अगर मैग्नीट्यूड उनकी -1 आ जाती है, मैग्नीट्यूड का मॉड लें तो 1 आ जाए, अगर सम ऑफ एंगल्स करें तो वो और मल्टीपल ऑफ 180 बन जाए, उससे भी आइडिया हो जाता है। इसको अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ पोल B और पोल A, ये खैर कुछ चीज़ें किस तरह की क्या बेसिकली बता रहा है कि सिंपल रूट लोकस शोइंग पॉसिबल डिज़ाइन पॉइंट्स वाया गेन एडजस्टमेंट एंड डिजायर्ड डिज़ाइन पॉइंट्स दैट कैन नॉट बी मेट वाया सिंपल गेन एडजस्टमेंट। अच्छा जी, B में आपके पास पिक्चर में क्या है कि रिस्पॉन्सेज हैं फ्रॉम पोल A, पोल्स एट A एंड B ना, 2 रिस्पॉन्सेज है बेसिकली आपके पास। एक आपने ये देखा कि पोल्स एट B के ऊपर किस तरह का रिस्पॉन्स है, ये B पॉइंट पर, एक पोल्स एट A पे देखा। लेकिन एक अगर आप चीज़ देखें तो ये आपके पास यहाँ पे जो परसेंटेज ओवरशूट है दोनों के अंदर सेम है।
क्योंकि ये जो रेडियल लाइंस होती हैं, ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी आपने देखा होगा, ये जो ओरिजिन से रेडियल लाइंस आ रही थी, इस पूरी लाइन के ऊपर जो जीटा वगैरह इस तरह की वैल्यूज़ होती हैं, वो उसको देखिएगा कुछ कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज़ आपको मिली थी ओवरशूट्स वगैरह के सेंस में। फॉर एग्जांपल इस लाइन को मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ या इधर ड्रॉ कर देता हूँ, तो उस पूरी लाइन के ऊपर जो होगी वो एक वैल्यू आपके पास सेम रहेगी। खैर ये तो कुछ प्रीवियस डिस्क्रिप्शंस वगैरह। ये देखिए फॉर एग्जांपल उसने लिखा ओरिजिनल कंट्रोलर, तो बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर होगा क्या? अभी मैंने आपको बताया कि मैं लेट से चैप्टर नंबर 7 से एक हवाला दिया कि मैं पोल्स को ओरिजिन पे अगर लाना चाह रहा हूँ या कुछ करना चाह रहा हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंट्रोलर्स होते हैं वो नो डाउट कि उनका नाम कंट्रोलर है, कंपनसेटर है, लेकिन इवेंचुअली वो कोई ना कोई ट्रांसफ़र फंक्शन है। इवेंचुअली दैट इज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन। सो इम्प्रूविंग स्टेडी स्टेट एरर वाया कैस्केड कंपनसेशंस। इसमें यहाँ पर आपको डेफिनेशंस भी बताएगा कि सिंपल प्रोपोर्शन क्या होता है, एरर फॉरवर्ड हो जाए, सिंपल प्रोपोर्शनल है, इंटीग्रल लगा दो, ठीक है, तो उसके अंदर वो आपके पास अगर इंटीग्रल एरर के साथ ले लिया तो वो आई बन जाएगा, और अगर प्रोपोर्शनल और इंटीग्रेशन को मिला दिया है पी आई कंट्रोलर बन जाएगा। सो अगर आप फुली जो आपके पास क्या उसको कहते हैं पोल, अगर प्रॉपर उसको आप ओरिजिन पे ड्रॉ कर देते हो तो उसको आप पी आई कंट्रोलर के सेंस में ले रहे हैं, कैरर आया उसका प्रोपोर्शनल लिया और साथ में इंटीग्रेटर होगा। और अगर आपके पास पोल जो है वो फुली ओरिजिन पे नहीं है, ओरिजिन के करीब तर है, यानी कि फुली ओरिजिन का मतलब है आइडियल सिनेरियो, और ओरिजिन पे ना होने का मतलब क्या है कि ओरिजिन के वो करीब तर है, ओरिजिन के पास पास है। खैर फ़र्क है दोनों में, पास पास पे कोई ना कोई एरर आ जाएगा, फुल ओरिजिन पे एरर नहीं आएगा। तो खैर जब आप पोल को करीब करीब रखते हैं ओरिजिन के, फुली ओरिजिन पे नहीं लेके आते, तो उसको आप इसी चीज़ को आप लैग कंपनसेटर के तौर पे कह रहे हैं। और जब आप फुली ओरिजिन पे रख लेते हैं तो उसी को आप पीआई कंट्रोलर के तौर पे कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल वहाँ पर हमने रख लिया। ये तो खैर नाम है ना। अक्सर आपको एक लैब भी पीछे करवाई थी या कोई चीज़, आपने कहा कि हम लैग कंपनसेटर यूज़ करें। फॉर एग्जांपल शायद मैं देखता हूँ मैनुअल के अंदर इधर ही मौजूद हो, ये जो भी डिस्कस कर रहे थे हम लोग। अब लैग कंपनसेटर के अंदर अक्सर आपने देखा होगा, उसको मैंने लैग कंपनसेटर कह दिया। खैर ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की वजह से उसका एक नाम है। ये देखें, लेट्स फर्स्ट ट्राई बाय एडिंग ए लैग कंपनसेटर फ्रॉम द गिवन बिलो। तो आप मुझे ये देख के बताएं कि ये अभी जो आपको नॉलेज बताया है, ये देखें कि ये S प्लस 0.01, ये एक आपने पोल ऐड किया खुद से। देखें ये जो कंपनसेटर होता है ना, वो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होता, वो डिज़ाइनर की मर्ज़ी होती है, वो स्टूडेंट की मर्ज़ी है, वो लिखने वाले करने वाले की मर्ज़ी है। वो एक खुद से एक चीज़ का बीच में इजाफा कर रहे होते हैं, और इस बेस पे इजाफा कर रहे होते हैं कि उससे डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस मीट हो जाएंगे और आपके सिस्टम में ख़राबियाँ पैदा नहीं होंगी, यानी कि सिस्टम को भी रिप्रेजेंट कर रहा हो और सिस्टम से जो डिज़ाइन पैरामीटर्स लेने हैं वो काम भी चल जाए। तो ये अगर आप देखें तो आपने एक कंपनसेटर यूज़ किया और इसके अंदर आपने ये जो चीज़ यूज़ की हुई है, ये एक आपने एक पोल ऐड किया दैट इज़ क्लोज टू द ओरिजिन, और एक ज़ीरो ऐड किया है दैट इज़ एट -1। तो अगर मैं इसको इसके ऊपर ज़ीरो वैसे ही रहने दूँ और डिनोमिनेटर के अंदर अगर मैं सिंपल एस लिख दूँ, तो ये मैंने क्या किया बीच में, ये पोल एट ओरिजिन है, और ये पोल जो है वो ओरिजिन के करीब है। ओरिजिन के करीब होने से ये होगा, अगर यूनिट स्टेप इनपुट है तो एरर बहुत मिनिमाइज़ हो जाएंगे, और अगर मैं बिल्कुल उसको ओरिजिन पे ले लेता हूँ तो एरर ज़ीरो ही हो जाएंगे। ये मैंने 2 एग्जांपल से आपको हवाला दिया। सो एनी हो, अगर प्योरली आपके पास ओरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ तो उसको आप पी आई का नाम दे लेते हैं, प्रोपोर्शनल भी हो रहा हो और इंटीग्रेटर भी हो। और अगर ओरिजिन के करीब तर पड़ा हो तो उसी चीज़ के लिए आप वर्ड यूज़ कर लेते हैं लैग का, कि है तो वो पोल लेकिन वो फुल ओरिजिन पे नहीं है, ओरिजिन के करीब है। ये तो खैर नोटेशंस है, नाम है, फिर मैंने वजह भी आपको बताई। अब यहाँ से भी आपको वजह पता चल रही होगी कि लेट से उसमें कुछ ऐसी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस होंगी जिसको वो मीट करने की वजह से उसने बीच में चीज़ों को इजाफा किया। वापस अगर मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आऊँ, अब फॉर एग्जांपल आप देखिएगा ये उसके पास कोई 3 पोल्स थे, तो उसने एक पोल खुद से कंपनसेटेड का जो पोल है उसको ओरिजिन पे उसने ये ओरिजिन पे यूज़ कर लिया। अब ये देखें
इस ओरिजिन पे यूज़ करने की वजह से जो इनका मीटिंग पॉइंट है, जो रूट लोकस पे पॉइंट है, वो तो डेफिनेट सी बात है वेरी कर जाएगा। पहले 3 पॉइंट से तो देखें ए कहीं और पे आ रहा था पॉइंट के ऊपर। अब अगर आप देखें तो अब आपने एक कंपनसेटर के तौर पे एक ऐसा पॉइंट ऐड किया है जिसकी वजह से फ़र्क पड़ गया। ए पॉइंट्स थोड़ा सा उससे डिफरेंट हो चुका है और डेफिनेट सी बात है डिफरेंट भी होगा। अब देखते ही हैं कि ये तो पहले फ़ायदा आप डिस्कस कर रहे थे, अगर लेट से उसकी वजह से टेक्निकली चीज़ें इधर उधर मूव करती हैं, अगर फॉर एग्जांपल अच्छा उसने काम क्या किया कि इसकी वजह से जो ख़राबी पैदा हुई थी, जो प्योरली 1/s की वजह से ये जो मीटिंग पॉइंट था, ये जो पॉइंट एट लोकस था, ये जो अगर इधर उधर हुआ है वो डेफिनेट सी बात है उस पर फ़र्क पड़ेगा। सो अब उसने क्या किया कि अब उसने एक ज़ीरो ऐड कर दी बीच में। ज़ीरो क्या कर रहा है बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो क्या करेगा, क्योंकि अगर एक एस ऊपर है और एक एस नीचे, एस ऊपर होने का मतलब ये है कि ज़ीरो एट ओरिजिन और एस नीचे होने का मतलब है पोल एट ओरिजिन। और अगर मैथमेटिकली देखें ज़ाहरी तौर पर तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रही होंगी चीज़ें। एक आप ऊपर एस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर किसी चीज़ को, यानी कि 5/5 कर लेते हैं, दैट विल बी 1, कोई फ़र्क नहीं उससे पड़ रहा मैथमेटिकली बैक एंड पे देखें तो आपने खैर एक ज़ीरो भी ऐड कर दी उसके अंदर टेक्निकली कि दैट इज़ क्लोज टू द ओरिजिन। तो उसने जो पोल एट ओरिजिन की वजह से जो 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 ये जेन बन रहा था कि आपके पास चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी, यानी कि मैग्नीट्यूड भी 1 नहीं आ रही होगी, सम ऑफ ऑल द एंगल्स भी ऑड मल्टीपल ऑफ 180 नहीं होगा जो रूट लोकस की 2 खसूसियात हैं। तो उसके लिए आपने एक ज़ीरो भी ऐड कर दी, क्योंकि पोल और ज़ीरो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जो न्यूमिनेटर पे वही डिनोमिनेटर पे काम भी बन जाएगा और रूट लोकस पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे उसने नाम रखा हुआ कंपनसेटर। अब आपको एक जेन में आ रहा होगा चीज़ कि ये जो कंट्रोलर्स, लीड लैग कंपनसेटर्स, इस तरह की चीज़ें, ये सम हाउ कोई ना कोई पोल्स हैं, कोई ना कोई ज़ीरोज़ हैं जो कि सिस्टम में ऐड की जा रही हैं अपना काम लेने के लिए। अब कुछ न्यूमेरिकल के आंसर डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल नहीं डिस्कस करा, न्यूमेरिकल के आंसर डिस्कस करो। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये कंपनसेटर यूज़ किया, आपको पता है उसने पोल एट ओरिजिन लिया, और अगर इसकी इनपुट भी जो है, अगर इसकी इनपुट यूनिट स्टेप इनपुट हो तो आपके पास एरर ज़ीरो आ जाएगा। पहले देखें उसने कंपनसेटर यूज़ नहीं किया, एरर देखें, कंपनसेटर को यूज़ नहीं किया, एरर आ रहा है, ठीक है, अनकम्पनसेटेड सिस्टम है। ये देखें बिफोर कंपनसेशन और आफ्टर कंपनसेशन देखते हैं कि आफ्टर कंपनसेशन उसने क्या किया। फॉर एग्जांपल आफ्टर कंपनसेशन क्या किया, पोल उसने ज़ीरो के पे ऐड कर दिया, तो मुझे पता है कि उसका जो आंसर है वो ज़रा डिफरेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल डिफरेंट क्या हो जाएगा, अगर यूनिट स्टेप इनपुट है तो ज़ीरो ही हो जाएगा। अच्छा कंपेयर करते हैं, कंपेयर द अनकम्पनसेटेड रिस्पॉन्स विद द आइडियल इंटीग्रल कंपनसेटेड रिस्पॉन्स। एक के अंदर आपने इंटीग्रल यूज़ किया, एक के अंदर नहीं किया। अच्छा पहले क्या हुआ, जब पहले स्टेप रिस्पॉन्स देखा था तो जो स्टेप रिस्पॉन्स था approaches unity in steady state while the step response of the ideal integral compensated system approaches unity in the steady state। वन को वो मीट कर गया आइडियल कंपनसेटर जो है, अभी तस्वीरें में देखें जरा, while the uncompensated system approaches 0.892, वन को नहीं मीट किया, 0.892 तकरीबन उसके अंदर एरर है, 10-11% का एरर है। Thus the ideal compensated system responds with zero steady state errors। ठीक है, जीरो स्टेडी स्टेट एरर, क्योंकि एक पोल एट ओरिजिन आपने ले लिया था जो चौथे चैप्टर वाला हवाला है, उसको सॉरी 7 चैप्टर वाला जो न्यूमेरिकल दिखाया था उसको यूज़ करें। अच्छा द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ बोथ अनकम्पनसेटेड एंड द आइडियल इंटीग्रल कंपनसेटेड इज सेम अप टू अप्रॉक्सीमेटली 3 सेकंड्स। 3 सेकंड्स तक ऐसे लगा जैसे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स सेम है। आफ्टर द टाइम the integrator in the compensator shows in figure 9.4 भी उस पे जाते हैं, slowly compensates for the errors until 0, ठीक है, और simulations shows that it takes 18 seconds for the compensated system to reach। अच्छा ये एक नुकसान सा आपको नज़र आएगा, कंपनसेट किया, एरर ज़ीरो हो गया, क्यों ज़ीरो हुआ, चैप्टर नंबर 7 का वाला आपको दिया, वहाँ पे करके दिखाया मैथमेटिकली भी। सो अगर कंपनसेट नहीं कर रहे तो 0.89 आंसर था और 10-11% का एरर था। कंपनसेट किया, एरर ज़ीरो हो गया, एरर नहीं रहा। लेकिन अब नुकसान क्या हुआ, नुकसान ये हुआ कि जो जब आपने इंटीग्रल लगाया है ना, तो वो
18 सेकंड लगे हैं उसको सेटल होने में। जो सेटलिंग की डेफिनेशन है विद इन ±2% ऑफ द फाइनल वैल्यू, जो डेफिनेशन है सेटलिंग टाइम की, जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर ग्राफ से भी आपको दिखाई थी, चैप्टर नंबर 4 का हवाला दिया, एक पिक्चर का हवाला दिया, ग्राफ बताया, सारा डेफिनेशन बताई। तो सेटल होने में 18 सेकंड लगे, लेकिन जो पुराना सिस्टम था बगैर कंपनसेटर के उसको 6 सेकंड लगे। अब क्वेश्चन में ये भी ज़हन आता है तो बाकी वक्त वो क्या कर रहा था, 6 सेकंड में काम हो रहा था, उसको 18 पे ले गया, तो हुआ क्या? हुआ ये कि जो बाकी मानदा जो वक्त था ना, द रिमेनिंग टाइम इज़ यूज टू इम्प्रूव द स्टेडी स्टेट एरर ओवर दैट ऑफ ऑन कम। तो जो 6 के ऊपर 18 वाला कंपनसेटर यूज़ करके थोड़ा सा सेटलिंग टाइम बढ़ा है जो आपके पास, उसके अंदर आप उसने एरर को रिमूव किया। अब क्वेश्चन खैर एक और भी हमारे पास टाइप का कंपनसेटर है कि ये जो रिस्पॉन्स स्लो आपको मिला है, ये जो 7 चैप्टर का काम हो गया, लेकिन चौथे चैप्टर का जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है उसके ऊपर आपको ऐसे लग रहा है जैसे कोई नुकसान पैदा हो गया। एक 6 सेकंड पे सेटल कर रहा था, अब 18 पे चला गया। आपको ऐसे फील हो रहा है कि एक बुरी बात भी सामने आई और एक अच्छी बात सामने आई कि उसने एरर 0 कर दी। अब ये जो बुरी बात सामने आई है, एक हमारे पास एक और कंपनसेटर है, जैसे हम PI को डिस्कस कर रहे हैं, मैं जस्ट इशारा दे रहा हूँ, एक और आगे यानी कि कुछ चीज़ आ सकती है, कुछ चीज़ आने वाली है जो कि ये जो रिस्पॉन्स स्लो हुआ इसको भी तेज़ कर दे, आपके दोनों काम हल हो जाएं, यानी कि आपको एरर भी 0 मिल गया और आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी बेहतर हो गया। ठीक है, तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बेहतरी की तरफ सिर्फ इशारा दिया। और फॉर एग्जांपल ये उसने ग्राफ बनाया कि कंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड है, और ये आपके पास आइडियल इंटीग्रल के साथ आपने उसको यूज़ किया। और ये जब आप इसको ड्रॉ करते हैं, ये LTI व्यू करते हैं, तो आपको बता रहा होता है कि सेटलिंग टाइम क्या है, राइज टाइम क्या है, क्या। तो जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ जो स्पेसिफिकेशंस थी उसको आपने मीट किया। यही जो ऊपर चीज़ थी उसको उसने थोड़ा बहुत चेंज करके बना दिया, वही ये भी देखें, ये PI बनने की तरफ है। तो खैर अब इशारा तो बड़ा वाज़ेह हो गया कि अगर आप आगे जाते हैं कोई और चीज़ बीच में ऐड करते हैं, देखिए ना, फॉर एग्जांपल कोई कंपनसेटर है, उसने लिखा हुआ है KS + G और S + P, ये कुछ कोई ज़ीरो और कोई पोल है। तो अभी लैब में जो आपको मैनुअल के अंदर मैं दिखा रहा था, ये आपने भी देखे होंगे जो कंपनसेटर, वो इसी तरह के होते हैं कि कोई ना कोई आप ज़ीरो या कोई ना कोई पोल ऐड कर देते हैं उसके अंदर। ये अब आपको पूरी थ्योरी इसके पीछे पता चल गई कि कंपनसेटर के बॉक्स में क्या लिखा होता है, बैकएंड पे चीज़ें क्या करना, क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो प्लांट आगे है, प्लांट ये आपके पास क्वेश्चन है, कोई भी GOFS है, कोई भी चीज़ हो सकती है आपके पास, ठीक है, ये ऐसी कोई भी चीज़ है। तो जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आपने देखा कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स थोड़ा सा ख़राब आपको फील हुआ, ठीक है, और जो आपके पास पोल्स था उसने एरर्स को जो है वो बीच में मिनिमाइज़ कर दिया, ऑलमोस्ट उसने उसको ज़ीरो कर दिया। ठीक है, तो बस मैं इशारा दे के एक छोड़ रहा हूँ, यानी कि एक और भी मेरे पास कोई ना कोई चीज़ आएगी जो कि क्या उसको कहते हैं, ये जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आपको ऐसा फील होगा थोड़ा सा ख़राब हो गया, फिर जब आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक ऐसी भी कोई चीज़ है जिससे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी बेहतर हो सकता है। तो इंसान को और क्या चाहिए, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी बेहतर हो जाए और एरर भी दूर हो जाए। जैसा मर्जी प्रोजेक्ट हो उसका काम हमारे पास जो है ना वो हो जाएगा। सो इसी से रिलेटेड जो मैंने बातें की है, इसमें ही अगर कोई बात हो तो ना वेरी क्विक वे पूछ लें, फिर मैं आपको मैनुअल से एक आध कोई छोटी मोटी चीज़ें बताऊँ, क्योंकि ये तो सारा बोनस था जितनी मैंने सारी बातें की हैं, क्योंकि अगर मैं ये ना भी करता तो इससे काम चल सकता था, क्योंकि मेरा तो काम था कि मैनुअल में से कोई चीज़ करवाना। सो एनी हाउ ये वो चीज़ें थी कि जिसकी तरफ मैंने थोड़ा बहुत इशारा दिया। अब रिकॉर्डिंग में स्क्रीन पे चल रही थी चीज़ें, तो अगर आपको बाद में देखनी हो या एज नोट्स देखने हो तो खैर आप पढ़ के या थोड़ा उसको करें, तो ये घंटे डेढ़ के अंदर आपके काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यानी कि होपफुली क्लियर हो जाएंगे। एटलीस्ट करना ना आए लेकिन बात अंडरस्टैंड होने लग जाएगी, समझ आने लग जाएगी कि हो क्या रहा है, क्योंकि करना तो डेफिनेट सी बात है, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ सिमुलेशंस करें फिर एक इंसान काबिल होता है, लेकिन एनी हो बात समझ लगने लग जाएगी कि क्या हो रहा है। चलें फिर इस पर कोई क्वेश्चन कर लें, फिर मैं मैनुअल में से। और अब आपको एक और भी चीज़ समझ आ रही होगी कि वो जो एक टेबल बना हुआ आपको मैंने दिखाया था PID कंट्रोलर का, कि इस वैल्यू को बढ़ा दें तो ये हो जाता है, इस वैल्यू को बढ़ा दें तो ये हो जाता है, उसके अंदर भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि वो टेबल किस बेस पे बना हुआ था, कुछ थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस वगैरह उससे भी क्लियर होने की।
ना ये उसने टेबल्स वगैरह बनाए हुए हैं चैप्टर 9 के अंदर के, ये के की वैल्यूज़ हैं, ये परसेंटेज ओवर शूट्स हैं, ये चीज़ें अनकम्पनसेटेड है, कंपनसेटेड है, इसमें कंपनसेशन बी है, कंपनसेशन सी डी। क्योंकि अब आप इस काबिल हो गए हैं। देखें अगर आपने फुल गौर से नहीं भी पढ़ा हुआ ना, तो अब आप जैसे बंदा को डॉक्यूमेंट देखता है तो उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये ग्राफ जो बन रहा है ये इसका सेटलिंग टाइम मुझे ज़्यादा दूर जाते हुए लग रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है इसमें बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा पीक्स हैं, पता चल जाता है कि यार इसको ओवरशूट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब या एक वन को मीट उसने करना और वो वन को मीट ही नहीं कर रहा, वन को मीट करने के बजाय हाफ ही मीट कर रहा, आधा मीट कर रहा, तो देखते साथ अब इस काबिल हैं कि यार इसमें 50% एरर्स हैं। तो अगर आप कहीं से कोई एग्जांपल्स पढ़ते हैं जिसमें उसने लिखा हो कि ये कंपनसेटर है, ये कंपनसेशन है, तो वो देखते साथ आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि अच्छा ये क्लियर कि क्या बात कर रहा है, ये किस सेंस में बात हो रही है। तो अब अगर आप इसका अभी आपके पास लैब मैनुअली नज़र आ रही है, बुक आ रही है स्क्रीन के ऊपर? लैब मैनुअल नहीं बना रहे। हाँ, तो अब ये देखें ना, ये लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे रूट लोकस एनालिसिस, उसमें भी काफ़ी हद तक चीज़ें सीधी हुई होंगी। कंट्रोलर डिज़ाइन की जो बातें कर रहे थे उसमें भी काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि साफ ज़ाहिर है ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। कंट्रोल में पूरा एमएस होता है, पीएचडी होती है, इस पर मतलब प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी लंबी चौड़ी है। साफ ज़ाहिर है जेन में उठने वाले हर सवाल का जवाब तो इतने मिनिमम से सेशन में नहीं कवर हो सकता, लेकिन फिर भी खैर स्टिल जो सर्च पॉइंट ऑफ व्यू से या जो आगे की चीज़ें हैं थोड़ी सी वो सीपी में आपको यानी कि थोड़ा पता लगने की कोशिश हुई, क्योंकि अगर इसको न्यूमेरिकल के अंदर करके बस छोड़ दिया जाए तो फिर आपका नॉलेज जो है वो बस उतना लिमिटेड सा ही होगा। तो खैर ये डोमेन जो है ना वो बड़ी वास्ट है। अच्छा, इस लैब के साथ ही मैं एक और चीज़ भी देख रहा था। खैर मैंने मैग्नेटिक लेविटेशन को भी स्टडी किया था बताने के लिए, लेकिन चले मोटर से रिलेटेड ही एक छोटी सी, ये भी मेरे सामने से कोई एक चीज़ गुजरी, मैं इसको वापस कर लेता हूँ क्योंकि अभी ताज़ी ताज़ी पड़ी ना, तो इस वजह से। अब ये इसके साथ अगर देखें, ये उसने कोई यूज़ किया हुआ सी लैग, या मुझे आइडिया हो रहा है कि कोई लैग कंपनसेटर यूज़ कर रहा है S+1 और S+0.01 का। तो अब आई होप सो कि जब आप कोई कंपनसेटर या कोई ट्रांसफ़र फंक्शन देखा करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार इसने कोई ना कोई उससे काम लेना है या किस टाइप की चीज़ उससे करनी है। अच्छा, अगर मैटलैब वगैरह इंस्टॉल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इस पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, आप देखिए कि ये कुछ चीज़ें हैं जिसको मैंने मार्क किया है, सर्कल के अंदर लिया है। ये बेसिकली क्या है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम की इक्वेशंस लिखी हुई हैं जो आपके सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम की इक्वेशंस हैं कि मोटर का ट्रांसफर फंक्शन कैसे होता है। ये सारी ये चीज़ें जो हैं उसने लैब नंबर 3 के अंदर भी मेंशन की हुई थी कि अगर इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम हो तो ये इक्वेशंस आती कैसे हैं। ये जो इक्वेशन उसने लिखी हुई है ये न्यूटन लॉज के अकॉर्डिंगली है, क्योंकि फोर्सेस के अंदर न्यूटन के लॉज लगते हैं। और ये डेरिवेटिव का डबल स्केयर है, और सॉरी डबल डेरिवेटिव है डिस्प्लेसमेंट का, एक्सेलरेशन का ज़ाहिर कर रहा है। ये अगर देखें तो di/dt है, ये किससे, ये करंट की इक्वेशन लग रही है, तो ये किससे आ रहा है, किरचॉफ लॉ से आ रहा है। क्योंकि मोटर के अंदर आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल पोर्शन भी होता है, मैकेनिकल पोर्शन भी होता है। अगर आप इसको रिलैक्स होकर अगर थोड़ा सा हम देख लें, फॉर एग्जांपल मैं वापस, ये देखिए, ये जब उसने पहली दफ़ा आपको मोटर से फेमिलियर करवाया, माइट भी लैब नंबर 3 है, ठीक है, एग्जैक्ट देख लीजिएगा, थर्ड 3 होगी या 4 होगी, ज़्यादा चांसेस 3 के। सो उसने पूरा बनाया हुआ कि ये आर्मेचर सर्किट है, या ये आपके पास इस साइड पे जो मैकेनिकल सर्किट है, इधर रोटेशनल सिस्टम आ रहा है और इधर आपके पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, दोनों को मिला दिया इलेक्ट्रोमैकेनिकल बन गया।
उसने आपको वेरिएबल्स वगैरह भी बताए हुए हैं जो यूज़ हो रहे हैं, फिर नीचे उसने लॉज भी लगाए हैं जो कि आपकी बुक के अंदर से उसने लिए। तो ये देखें, ये वही इक्वेशन है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डबल डेरिवेटिव लिया हुआ। ये कहाँ से आई है? एक जो इक्वेशन है वो आपने न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंगली ली है, जो इक्वेशन 3 आपको नज़र आ रही, और दूसरी जो ये इक्वेशन है वो आपने किरचॉफ वोल्टेज लॉ से ली है। ये जो ऊपर सर्किट था उसके अंदर लूप लगा दिया आपने। खैर, तो एनी हो, हमारे पास बना बनाई चीज़ मौजूद है, हम उसकी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जा रहे। वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव कि ये कैसे आ गई हैं। तो लेकिन अगर किसी ने स्टडी करना हो तो आपकी कोर्स जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 2 के अंदर इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम के अंदर जाके वो देख सकता है। और फिर यहाँ से आपने देखा कि ये तो दो इक्वेशंस हैं, लेकिन मेरा मकसद इक्वेशंस नहीं है, मेरा मकसद है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। तो आपने फिर देखा कि मोटर की जो आउटपुट होती है, इसके ऊपर एक छोटा सा डॉट लगा हुआ थीटा के ऊपर, मोटर की जो आउटपुट होती है वो स्पीड होती है। तो थीटा डॉट का मतलब, या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस डॉट का मतलब क्या है कि आप स्पीड या वेलोसिटी की बात करें, और ओवर वी क्या वोल्टेज। तो मोटर के केस में इनपुट वोल्टेज होती है, आउटपुट स्पीड होती है। तो इन्हीं दो इक्वेशंस की मदद से आपने इनको सॉल्व करके तो एक ट्रांसफर फंक्शन निकाली है, के ओवर जी एस प्लस बी एल एस प्लस आर एल आर वगैरह। ये इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट्स हैं, रजिस्टर, इंडक्टर और इस तरह की चीज़ें। जे आपके पास जो चीज़ रोटेट कर रही है उसका इनर्शिया है, ठीक है। तो वो भी आपने चैप्टर नंबर जो 2 है उसके न्यूमेरिकल्स में देखा होगा कि लेट से अगर आप इलेक्ट्रिकल के सिस्टम सॉल्व कर रहे हैं तो कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर की वैल्यू पुट करते थे। ट्रांसलेशनल कर रहे हैं तो उसके अंदर मैस की वैल्यू होती थी, डैम्पिंग की वैल्यू होती थी, इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर रहे थे। और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स वगैरह थे, इस तरह की चीज़ें थी। रोटेशनल में आए तो यही चीज़ें बदल गई, वो कोई टॉर्क में बदल गया, कोई जेज में बदल गया, ठीक है, सिंबल्स बदल गए। तो कुछ इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट्स हैं, कुछ मैकेनिकल के। तो इन शॉर्ट अगर मुझे कोई बंदा ये कहे कि इन दो इक्वेशंस को सिमुलिंक के अंदर इम्प्लीमेंट कर दो, अभी मैं उधर सिमुलिंक में जाऊंगा नहीं, पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट इधर ही खड़े खड़े सारी लैब करवाने की कोशिश करूंगा, फिर उस लैब में जाऊंगा, क्योंकि ताकि ये फील ना हो कि पता नहीं वो किधर से आ गई है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई कहे कि के क्या है बेसिकली, कि आप सिमुलिंक के अंदर जाएं, नहीं भी सिमुलिंक का तो देखें ये पर्पज़ नहीं है। अब हमारा जो लेवल है ना वो बहुत डिफरेंट है। एटलीस्ट वी आर एबल कि हम सिमुलिंक में जाएं और वहाँ पे के निकाल लें, ठीक है। तो ये कोई वो बात नहीं है कि मौजूद नहीं है, ये हम कर नहीं सकते, अब वो चीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल वी है, सोर्सेज में जाएं, मैं एक वोल्टेज सोर्स ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आर है, रेजिस्टेंस में जाएं, वहाँ से आप रजिस्टर ले लें। अब आई के ऊपर भी बात कर लेते हैं, ये डी बाई डी टी है, आप जाएं डेरिवेटिव पकड़ लें, एस वाली जो चीज़ होती। अगर फॉर एग्जांपल आपको इंटीग्रल चाहिए, आप 1/s पकड़ लें। एल इंडक्टर है, जाएं इंडक्टेंस का कंपोनेंट लेके इंडक्टर का, इसको प्लग इन कर लें। बी क्या है बेसिकली, ये तो आपको पता ना कि ये डैम्पिंग रेशियोज वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, तो कोई मसला नहीं। बी इज़ जस्ट अ वेरिएबल। आप जाएं वहाँ से गेन पकड़ें, गेन का कंपोनेंट लें, उसका नाम बी रख लें। गेन का कंपोनेंट लें, उसका नाम जे रख लें, उसका नाम एम रख लें। जिस चीज़ से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरिएबल आपकी अपनी मर्जी का। तो बाय डिफॉल्ट बेसिकली क्या है, गेन है, कोई ना कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है ना। ये क्या है, जे है, कोई ना कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही। और ये प्लस क्या है कि अगर आपको बनाना पड़े तो मैं दो चीज़ों को लेके अगर जमा कर दूँ तो एक चीज़ बन जाएगी। एडर भी मेरे पास मौजूद होता है जिसकी दो इनपुट्स हैं और दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। और ऐसे भी एडर मौजूद हैं, 3 इनपुट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स हैं ना। तो इस इक्वेशंस के अंदर अगर 4 कंपोनेंट है तो एक कंपोनेंट इज इक्वल टू बाकी 3 कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल ये अगर ऐड करना हो, ये करना हो, माइनस का साइन है तो माइनस का सिंबल यूज़ कर लें। यानी कि इन दो के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो इसके ऊपर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि मेरे पास हिडन हो, ठीक है। अब बात ये जो मैंने एक चीज़ बीच में छोड़ी थी, ये करंट वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें, ये थीटा डॉट, तो मैं क्या करूँगा, ये जो थीटा डबल डेरिवेटिव है इसको इक्वेशन के एक तरफ रख लूँगा, बाकी सारी चीज़ों को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं। तो जब आप सारी चीज़ों को सम अप वगैरह करेंगे तो रिजल्टेंट वो आंसर आ जाएगा आई का या बाकी चीज़ों का। तो यही चीज़ को लिखने का अंदाज़ जो एक सिमुलिंक वाली लैब है उसमें थोड़ा सा अंदाज बदल जाएगा। चीज़ें ये हैं, वो क्या करेगा, इसको उसने डबल डेरिवेटिव लिखना है, तो ये है भी डबल डेरिवेटिव, लेकिन वहाँ पर क्या होगा कि डी स्केयर बाई डी टी स्केयर। तो यानी कि ये देख के परेशानी होना कि ये कहाँ से आया,
इसके ऊपर सिंगल डेरिवेटिव है तो वो वहाँ पे डी थीटा बाई डी टी लिखेगा, उसमें भी कोई मजाका नहीं। ये डी आई बाई डी टी है, ठीक है, एक आपके पास एक डेरिवेटिव उसने लिया हो। ये थीटा डॉट है तो इसको भी वो लिखेगा डी थीटा बाई डी टी, तो कोई मसला नहीं। आपने एफ एस सी के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि अगर किसी चीज़ के ऊपर डॉट हो तो वो सिंगल डेरिवेटिव है, 2 दफ़ा डॉट हो तो डबल डेरिवेटिव। अब उस लैब की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि आप सीपी वगैरह के काम कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई सेटअप आप डेफिनेट सी बात है यूज़ कर रहे हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि अगर कहीं आपको कोई चीज़ यूज़ करनी पड़ जाए तो एटलीस्ट आप लोगों को चीज़ों का आइडिया हो कि कैसे उनको यूज़ करना। अच्छा, और एक और बात है कि सम टाइम जो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं ना तो उनके जहन में ये होता है कि चीज़ें जमा हो रही हैं और आगे जो एग्ज़ाम या वैल्यूएशन होगी वो बड़ी मुश्किल होगी। तो मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ कि अक्सर हम एक लैब का वाइवा लेते हैं और उसी को फुल वाइवा अगर कंसीडर करके उस पर ग्रेड लगा दें तो आपने देखा होगा लैब के अंदर सम टाइम बच्चे को क्वेश्चन आ भी रहा होता है, नहीं भी आ रहा होता, बाज़ दफ़ा हाफ क्वेश्चन का आंसर दिया, बाज़ दफ़ा सारों का दिया। तो हमेशा पढ़ाने का या कोर्स का मतलब ये नहीं होता कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई, उससे इल्म आपकी लाइफ में आ रहा है। ज़िंदगी मुश्किल करने के लिए अगर किसी ने करनी हो तो 2 लैब्स काफ़ी हैं, 3 लैब काफ़ी हैं, 1 वाइवा काफ़ी है, 2 वाइवे काफ़ी हैं। तो अक्सर मेरे माइंड में जो चीज़ें होती हैं मैं स्टूडेंट से शेयर करता हूँ, लेकिन स्टूडेंट की साइकी सेम होती तो वो बैक एंड पे हल्का हल्का सोच रहे होते हैं कि हो आज तो काफ़ी पढ़ा दिया तो, या पहले काफ़ी कुछ दे दिया तो इससे शायद क्या हो जाएगा। तो अगर आपकी नेचर ये हो या आपका पर्पज़ ये हो कि इसमें मतलब स्टूडेंट का ऐसा रिज़ल्ट लाना है तो उसके लिए एक चैप्टर भी काफ़ी होता है। फॉर एग्जांपल लॉकडाउन था, हमें को क्या है कि 2 चैप्टर का एग्ज़ाम ले लें, हम 2 चैप्टर पे एग्ज़ाम बनाएंगे फॉर एग्जांपल, तो आपको क्या लगता है उस पर रिजल्ट नहीं बन सकता? 50 नंबर का बना दो 2 चैप्टर उसके ऊपर। और आप क्विज़ भी देते हैं, अक्सर देखते हैं किसी के क्विज़ में 2 नंबर हैं, किसी के 8 हैं, किसी के 10 हैं, तो उससे ग्रेड निकाल दो। 2 का मतलब 20 नंबर, 8 का मतलब 80 नंबर, निकाल दो ग्रेड, उससे पास फेल नहीं हो जाते। तो जब ये नहीं कि कुछ चीज़ सिखाई जाए या बताई जाए कोई भी टीचर हो तो उससे ये मतलब ना लिया करें कि शायद कुछ चीज़ें उस तरह की बन गई हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये वही बस सिमुलिंक के अंदर आपने बनाना है, वही डीसी मोटर है, ये वही तस्वीर आपके सामने अभी आई जो कि मैं पीछे चैप्टर लैब नंबर 3 से आपको दिखा रहा था। ओके जी, मैंने इसको जब कंटिन्यू किया ना तो ये मैं 2 इक्वेशंस जिसमें मैंने रोके रखा था, अच्छा ये एक चीज़ लिखी है, ये सिंपल एक मैथ की चीज़ है, इसका खैर लैब से कोई ताल्लुक नहीं। एक चीज़ लिखी है कि अगर डबल डेरिवेटिव हो तो उसके साथ इंटीग्रल लगा दें तो सिंगल डेरिवेटिव रह जाता है, और अगर सिंगल डेरिवेटिव हो तो उसकी इंटीग्रेशन ले लें तो सिंपल चीज़ आई रह जाती है। तो ये तो एक बिल्कुल बुनियादी बात है, मैथ की बात है कि डेरिवेटिव जो है वो इंटीग्रेशन को ख़त्म करता है, तो बिल्कुल सिंपल सी बातें। तो अच्छा ये वही इक्वेशंस हैं जो कि उधर लिखी हुई थी, वो इक्वेशंस इधर ले आए हम, ठीक है। तो वहाँ पर ये देखें, ये वो बात थी जो कि मैं कर रहा था कि वहाँ पर डबल डेरिवेटिव को उसने डबल डॉट्स को ये देखें वो लिखा वो इक्वेशंस, और दूसरी इक्वेशंस ये एल डी आई बाई डी टी की इक्वेशंस ये लिखी हुई, और डी आई बाई डी टी उसने रहने दिया और उसने ये इक्वेशंस को इधर ले गए, माइनस आर आई वी, ये देखें ये सिंगल डेरिवेटिव को पकड़ लें, के गेन है, वोल्टेज सोर्स को ले लें, उधर भी बता रहा था रेजिस्टेंस को ले लें, इसको भी डिस्कस कर लेते, करंट वगैरह को भी। तो ये मैं सिमुलिक मॉडल पकड़ता जाऊंगा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो जिसको कि मैं यूज़ नहीं कर सकता या मुझे आइडिया नहीं उसका। अब इसमें कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी आप लर्न करेंगे, फॉर एग्जांपल जब आप कोई कॉम्प्लेक्स कोई सिस्टम बना रहे होते हैं, सबसे पहले मैं फुल आपको सिस्टम दिखाता हूँ। ये इसको देख कैसे लगता है जैसे हम बना ही नहीं सकते, पहले मैं आपको पिक्चर दिखाऊँ जो उसने बना दिया, इसको देख कैसा फील होगा कि बहुत डिफ़िकल्ट बन गया। अभी हम जब स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल इसको अगर कोई बंदा कहे तो मैं कहूँगा कोई पता नहीं लग रहा मुझे कि किधर से चीज़ें आ रही हैं किधर जा रही हैं, तो ये स्किप करवा देते हैं। ये देखें ये वोल्टेज है और ये आपके पास स्पीड है,
तो स्पीड को अगर मैं देखूं तो वो थीटा का सिंगल डेरिवेटिव होता है, यानी कि थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर आप एक डेरिवेटिव लें स्पीड बन जाती है, डिस्प्लेसमेंट का दूसरा डेरिवेटिव ले लें एक्सेलरेशन बन जाता है। ठीक है, सो ये भी मेरे पास इशू नहीं है क्योंकि मुझे वहाँ पे थीटास वगैरह नज़र आ रही थी, चीज़ें कुछ इस तरह की। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये देखें, ये 1/L अगर उसको करना था तो वो उसने गेन को ले लिया, 1/J करना था, गेन को ले लिया, नाम बदल दें, या डैम्पिंग रेशो गेन को पकड़ें और उसको B लिख दें। अब मसला ये है कि इनके कांस्टेंट्स कौन रखेगा, तो डबल क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी, उसके अंदर कांस्टेंट्स की वैल्यू रख दें। यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर आप देखें ना तो आपके अभी सारा सिखाऊंगा। डबल डेरिवेटिव ये देखें D2 आ रहा, डबल डेरिवेटिव। तो अगर आपको डबल डेरिवेटिव तो डिस्प्लेसमेंट का एक्सेलरेशन बन जाता है, आपको तो स्पीड चाहिए, तो आपने आगे क्या लगाया हुआ, इंटीग्रेटर लगाया हुआ। और इक्वेशंस के अंदर अगर प्लस माइनस करने हैं तो आपने ये देखें एडर लगाया हुआ। इसके अंदर आपको 3 चाहिए थे तो आपने 3 इनपुट वाला ले लिया। 2 के अंदर माइनस आ रहा था, 2 को माइनस ले लिया, 1 के अंदर प्लस आ रहा था, प्लस ले लिया। तो कोई भी चीज़ जो कि आपको करनी है, अब ये अगर देखें इक्वेशंस के अंदर आपके पास सारी इक्वेशंस जब आपने लिखी तो आपके पास बन रहा था di/dt बन रहा था। तो di/dt अगर आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अगर करंट चाहिए, अगर डेरिवेटिव हटाना है तो उसको इंटीग्रेटर से मल्टीप्लाई कर दें। अब आराम सुकून से आहिस्ता आहिस्ता से हम चीज़ें देखते हैं। ये तो वैसे था, एक मुश्किल चीज़ दिखाई है पहले कि ये हमने बनानी है तो किस तरह से बनेगी, कोई इशू वाली बात नहीं। एडर ले आए, इंडक्टेंस ले आए। अच्छा, मुझे कैसे पता चल रहा है कि एडर ले आए, ये मैं क्यों इस तरह की बातें कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अब ये बताएं कि ये -RI प्लस V माइनस E ये कैसे बनेंगे, ये 3 कंपोनेंट को प्लस या माइनस करेंगे तो बनेंगे। और ये प्लस या माइनस मुझे कौन सिखा रहा है, मुझे इक्वेशन बता रही, तो वहाँ से मैं एडर पकड़ लूँ। अब कोई बंदा ये कहे कि सर इस इक्वेशन से क्या पता चला है कितने वाला एडर यूज़ करना है, तो इस इक्वेशन से ये पता चला है कि आप 3 वाला एडर यूज़ करें, उन तीनों को प्लस या माइनस कर दें इक्वेशन के अकॉर्डिंगली और आपको चौथा आंसर मिल जाएगा। और ये क्या मुझे बता रहा है, ये भी मुझे बता रहा है कि 1, 2 और 3, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली ये खैर है ही वही कि 3 एडर यूज़ करो। ये क्या चीज़ बता रही, ये अगर देखें तो इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स, ये बता रहा है 2 वाला एडर यूज़ करना है। तो यानी कि किसी के जहन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऊपर 3 वाला एडर है, नीचे 2 वाला है, तो किस तरह से, वो भी चीज़ क्लियर होगी। सो यहाँ पर मैं आपको इक्वेशन बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो उसने इक्वेशन लिखी हुई है di/dt की, कि फॉर एग्जांपल था di/dt, तो इसके अंदर एक तो चीज़ आ रही है R/I, ये देखें करंट आया क्योंकि ये di/dt था तो इसको आपने इंटीग्रेट कर दिया, डेरिवेटिव ख़त्म होगा तो ये करंट रह गया, करंट आया R से मल्टीप्लाई हुआ, ये इनपुट बनी है RI माइनस के साथ, और ये बना है प्लस V वोल्टेज, और ये एक और माइनस के साथ बनी है, और ये है क्या, ये d/dt है, यानी कि थीटा का सिंगल डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड विद द गेन, और ये चीज़ आ गई। तो यानी कि आप ज़हन में रखिएगा, और साथ में 1/L मल्टीप्लाई हुआ। अब इसको अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ, मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एंटर करने की कोशिश करता हूँ। ये टेक्स्ट बॉक्स जो है ये इस एडर का मैंने लिखना है। फॉर एग्जांपल इसमें आप देखें तो ऊपर से एक R रेजिस्टेंस आई है, वो I करंट के साथ मल्टीप्लाई हुई है, उसका सिंबल है माइनस के साथ, प्लस ये R, और इसके अंदर I ये दाखिल हुआ RI माइनस सिंबल के साथ, और ये प्लस V वोल्टेज, और ख़त्म ही हो गया था एंटर दबाने की वजह से, RI दोबारा लिखने लगा, RI माइनस RI प्लस V,
और ये के के साथ माइनस सिंबल है, लेकिन के की इनपुट क्या है, ये देखिए के के अंदर एरो आ रहा है, तो एरो देखिए आया चला कहाँ से था, डी थीटा बाई डी टी, तो माइनस ये है डी, टाइम किधर हो गया है, 3 घंटे की लैब होती है क्या, मतलब रोज़ों के बाद तो नहीं रोज़ा लग रहा, 3 घंटे की लैब है, 9 बजे शुरू की है, 11:15 इसने स्केड्यूल पे ख़त्म होना है, मैं कौन सी कोई पिंडी से पहली दफ़ा लैब लेने आया हूँ आपकी, कमाल है भाई। इसको मैं कह रहा हूँ डी थीटा बाई डी टी, बड़ा अक्लमंद है, कोई टाइम का लिख रहा है, माइनस आर आई प्लस वी, बोल तो मैं रहा हूँ, आप लोग सुनने से तंग हैं, और ये डी थीटा बाई डी टी के के साथ मल्टीप्लाई करके आपने लिख दिया, तो इसको हम लिख देते हैं कि के डी थीटा बाई डी टी। अब ये जो सारी चीज़ आपने लिखी है, ये तीनों चीज़ें ये मैंने बनाने की कोशिश की, अब इसको अगर मैं ऊपर जाके देखूं, जी देखें ये चीज़ थी, माइनस ये आर आई, ये डब्बे वाली अभी मैंने बनाई 1/L के साथ, अभी एडर के बाद मल्टीप्लाई करना है, तो ये बॉक्स वाली चीज़ आपने देखनी है, ये जो बॉक्स है उसको भी मैं चलो हाईलाइट कर लेता हूँ, ये जो बॉक्स है इसको अगर आप देखें तो आर आई वी और के डी थीटा बाई डी टी, तो ये देखें माइनस आर आई प्लस वी माइनस के इंटू डी थीटा बाई डी टी, ये चीज़, और जब ये किससे हमने ली थी, एड्रेस से, जब एड्रेस से ये गुजर जाएगी तो उसको 1/L से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कितना भी कॉम्प्लेक्स किस्म की कोई चीज़ हो तो मैं उसको बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए नॉलेज का होना ज़रूरी है, मुझे चीज़ों का पता हो कि यार वी वोल्टेज होता है, आर रेजिस्टेंस होती है, और ये वही पैरामीटर्स हैं जो कि आप एम फाइल में देते हैं, यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप उसको मेंशन करेंगे, ये भी मैं बना सकता हूँ, ये भी मुझे पता है कि 1/J क्या है कि सिंपल एक गेन एंटर करो और उसका नाम बीच में रीनेम करके 1/J रख दो और J की उसमें प्रॉपर्टीज़ के अंदर वैल्यू डाल दो, उसको मल्टीप्लाई करो के टी इज़ योर कांस्टेंट, और आई क्या है, आई आपको पहले यहाँ से मौजूद मिला है, ये देखें ये आई पहले आपने लिया हुआ यहाँ से, ये वही आई है, एक लाइन इसको चली जाएगी, ये बी ये गेन के तौर पे कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वही डी थीटा बाई डी टी है जो कि यहाँ पर आपने यूज़ किया, तो इसका एडर आपको क्या बता रहा होगा, इसका एडर आपको ये बता रहा होगा, तो ये वो दो इक्वेशंस थी जो कि आपने वहाँ पर इम्प्लीमेंट की थी, अब इनको कोई किसी को कोई इशू इनको इम्प्लीमेंट वगैरह करने में, नॉलेज वाइज, यानी कि जो नॉलेज वाइज, ठीक है, सहूलत मौजूद है या नहीं है उस पर फ़िलहाल डिबेट नहीं है, यानी कि नॉलेज वाइज किसी को आइडिया ना हो, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये चीज़ है ना, तो नॉलेज वाइज अगर किसी को ये ना हो कि ये आर क्या है, ये क्या चीज़ है, इस तरह की कोई चीज़, तो एक आपके पास स्पीड है और एक आपके पास लेट से वोल्टेज है, आप बना दें उसको जैसे इंस्ट्रक्शंस गिवन है, वैल्यूज़ डाल के वो चीज़ को रन कर लें, तो ये जो अभी आपको चीज़ बताई है इससे आपका एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि जिस तरह का मर्जी कॉम्प्लेक्स सिस्टम सा हो, टाइप सी बनी हो, उसको हम बड़ा इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, वो देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है, करने में नहीं है, क्योंकि अभी इन अ ट्रू सेंस अगर ये तस्वीर आपके सामने हो तो ऐसे मुझे भी, यानी कि पहली दफ़ा अगर मैं देखूँ इसको तो मुझे लगेगा कि ये शायद मैं नहीं बना सकता, ये कहाँ से आ गया, लेकिन इवेंचुअली अभी हम इस काबिल हैं कि हमें आइडिया है कि ये किस तरह से हमारे पास चीज़ बनी है, ये किस तरह से चीज़ सामने है, तो कोई क्वेश्चन और कोई इस तरह की चीज़। अच्छा एक और चीज़ होती है, मैं एक वैसे आपके साथ एज अ फ़न शेयर कर लेता हूँ, तो आपके रिमार्क्स भी ले लेता हूँ, पढ़ने वाली बात नहीं करते। आपने शायद देखा होगा मैं पहले एक ना माहौल बनाता हूँ, जैसे एक बंदा मज़ा लेने के लिए कोई काम नहीं करता, तो स्टडी में भी है कि पहले मुझे
एक फुल एक पिक्चर बनानी होती है, फिर उसमें स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस और उस तरह की कुछ चीज़ें बना के रखी होती हैं ज़हन में। मैं एक मशीन की लैब करवा रहा था, तो उसमें सम टाइम तो एक लड़के ने बड़ा अच्छा एक कमेंट दिया हुआ था कि सर इज़ बिट लेजी टू एक्सप्लेन द थिंग्स, सर इज़ अ गुड, मतलब पहले कुछ तारीफ वाला बात थी ना, लेकिन वो आपने एक मुहावरा सुना होगा। वैसे फीडबैक अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज क्वाइट गुड, कभी बुरी नहीं आई और अल्लाह का शुक्र है फीडबैक वाज ब्रिलियंट, मतलब बड़ा खुल के अल्लाह मुझे दे रहा है इस मामले में। अच्छा सो बड़ी प्यार मोहब्बत आती है स्टूडेंट के साथ, उसमें यानी कि कोई इशू नहीं। अब बात क्या है कि यानी कि पहले उसने थोड़ी तारीफ़ की और फिर देन कि यानी कि एक ना बड़ा महज़्ज़ब अंदाज में एक अच्छी सजेशन थी, दैट वाज नॉट अ बैड के सेंस में नहीं है। तो उसने लिखा हुआ था कि जी सर इज़ अ गुड, ओवरऑल सर इज़ अ गुड बट टेक्स टू मच टाइम टू एक्सप्लेन द थिंग्स। तो वो स्टूडेंट के साथ मेरा बाद में भी ज़रा आमना सामना हुआ, तो मैंने मजाक में उनको बात दी, मैं कि बेटा अगर ज़रा मज़ा लेके पढ़ाना और अगर सही पढ़ाना तो वक्त तो लगता है, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आपको इधर बुक से खोला, उधर से मैं बुक में कभी ले गया, कभी उधर ले गया, कभी इधर ले गया, तो आपको क्या ख्याल है कि इतनी तेज़ी से बोलना और जल्दी से देखना कि कौन से सफ़े पे कौन सी चीज़ लिखी होगी, तो आपको क्या ख्याल है कि वक़्त नहीं लगता चीज़ों को मुझे तैयार करने में, मुझे पढ़ने में, समझने में क्या वक़्त नहीं लगा होगा आपको बताने में, और फिर क्विकली उधर चले जाना, और अगर चीज़ें छोड़ दूँ तो उससे कोई चीज़ें, तो वो स्टूडेंट को बाज़ होता है कि जैसे एक बात के पीछे बड़ा वक़्त लग गया। लेकिन अगर आपने म्यारी कोई टाइम देना हो ना, या कोई चीज़ सही वाली करानी हो, तो उसमें बच्चे टाइम लगता है। और हम शुरू से मेरी अप्रोच रही है, क्योंकि आपको पता है आप भी कंबाइन स्टडी करते हैं, हम भी करते रहे, तो कुछ कोर्सेज़ की कंबाइन स्टडी मैं करवाया करता था, किसी की कर लिया करते थे हम, तो वो हमारे ज़िम्मे कुछ बुक्स लगी होती थी। तो वो फिर चीज़ जो होती है ना कि आपको पता होता है कि कहाँ से मटेरियल उठाना है, कहाँ से क्या करना है। तो मैंने आज आपको काफ़ी घुमाया, यानी कि काफ़ी लंबे इल्म से लेके आया हूँ, कभी आपको रावी में ले जाता था, कभी जनाब पे, तो आज आपको भी ज़रा इल्म की थोड़ी सी तेज़ी वाली डुबकियाँ लगवाई हैं। तो ये ना हो क्या आप भी कह रहे होंगे सर इज़ अ गुड, ठीक है, बट ठीक है, सो जब कोई काम की चीज़ बतानी हो ना, तो उस पे लगता है यही आधे घंटे में ही हो सकती थी। क्या ख्याल है मैं आते साथ लैब खोल लेता ये सिमुलेशन वाली, और आपको इधर मार उधर मार, इधर कान के नीचे दे उधर दे, इधर से बिल्कुल सर, ऐसे ऊपर ही जा है। रहा है इधर से फिनिश, क्योंकि ये हमारा कोई एग्रीमेंट तो नहीं था ना जी जितनी बातें की हैं। नहीं सर। हाँ, तो सम टाइम ये जो टाइम वाले हैं उनको भी बताया है कि भाई जब थोड़ा बताना हो तो उस पे होता है, अदरवाइज लॉकडाउन का कितना फिट बहाना है, 9 से 12 हॉट बोर्ड ने वैसे ही प्रमोट कर दिया है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की चीज़ें भी मौजूद हैं, तो आपने अगर पैसे दिए हुए नो डाउट कि आप प्रमोट हो जाएं, उसमें किसी को मैं रख नहीं रहा या कोई भी उस पर कोई इस तरह की नहीं चीज़, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर इसमें अगर मैं आपको इल्म सिखा देता हूँ तो थोड़ी बहुत मेरी भी हलाल हो जाएगी और आपका काम भी बन जाएगा। क्या ख्याल है? तो रहेगी बात पास फेल की, तो मैंने बच्चे आपको पहले बता दिया, वो एक लैब भी काफ़ी होती है, यानी कि अगर स्टूडेंट अप्रोच से सोचे ना तो 1 लैब इज़ इनफ टू जज द ऑडियंस ना, लेकिन वो पर्पज़ नहीं होते। तो उम्मीद है कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसको आप ओवरऑल स्टडी करें, थोड़ा अपना नॉलेज बिल्डअप करें, कोई थ्योरी में चीज़ें आपको हेल्प करेंगी इंशाल्लाह, कुछ लैब्स में मदद दे जाएंगी, कुछ सीपी में मदद दे जाएंगी, ठीक। तो इंशाल्लाह कोशिश सर। करें कि हाँ इन चीज़ों को पढ़ें, बाकी मैं ऑटोमेटिकली आपकी अटेंडेंस लगा लूँगा, और अगर आपने कहीं वक़्त दिया हुआ था और मैंने आपका वक़्त ज़्यादा ले लिया है, तो अगर कोई नाराज़गी हो जाए या किसी की लड़ाई हो जाए तो वो माफ़ कर देना। सम टाइम होता है ना कि मैं सर 10:30 से बात करा साढ़े नहीं मेरे से नहीं, वैसे ही आप कहना कि सर भी सॉरी कह रहे थे। ठीक है बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़। लव सर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। ओके सर।